हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनुज सर में। तो दोस्तों, जॉन कीट्स की सीरीज में अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस कर लिया है। जॉन कीट्स पर टोटल हम 111 टॉप क्वेश्चंस करेंगे और आज की क्लास में हम 76 से 111 तक कंप्लीट करेंगे और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 इज ऑन योर स्क्रीन। कीट्स पोएम ला बेल डेम्सन्स मर्सी इज। ला बेल डेम्सन्स मर्सी का दोस्तों फुल का मतलब होता है कि अ लेडी विदाउट मर्सी, एक ऐसी ब्यूटीफुल लेडी जिसके अंदर दया नाम की चीज ना हो। तो ये क्या है? बैलेड है, सोनेट है, ओड है, एलिजी है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ये एक बैलेड है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक लोकगीत है, एक बैलेड है। हम हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे। मैंने हर क्लास में कहा है कि एक्सप्लेनेशन से हमारे बाकी क्वेश्चन तैयार होते हैं। जैसे देख लीजिए 1819 आ गया। तो ला बेल डेम्सन्स मर्सी 1819 में लिखी गई। इज फेमस बैलेड ऑफ कीट्स। जॉन कीट्स की बहुत ही फेमस बैलेड है, पहले इंटरमीडिएट में चलती थी। इट इज अ प्योर पोयम। इट इज अ प्योर पोयम ऑफ रोमांसेस एंड मिस्ट्री। इट हैज द डेप्थ ऑफ पैशन, इंटेंस लिरिकल फीलिंग, वियर्ड लैंडस्केप painted with an exquisite art and subtle musical cogence. The overall effect of this lonely poem is almost unequaled in the poetry of romance. तो लॉ बेल्टम संस्कृत दोस्तों एक बैलेड है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 इज सेइंग द ईयर डैश वाज द कल्मिनेटिंग पॉइंट इन कीट्स करियर। तो कीट्स के करियर में 1819 बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि इनके सारी ओट्स जो है, ओट्स 1819 में कई सारी आई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1819। The year 1819 is considered to be the most productive year for John Keats' poetry, after which he could not produce much quality works due to illness and died in 1821 from consumption. तो दोस्तों 1819 के बाद ये कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं लिख पाए और 1821 में इनकी डेथ हो गई। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी डेथ किस चीज से हुई। तो कंजम्पशन ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं भी ट्यूबरकुलोसिस का भी ऑप्शन आता है, तो टीबी जिसको कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 इज ऑन योर स्क्रीन। विच पोएम ऑफ जॉन कीट्स हैज द थीम ऑफ अ फैटल मैजिकल लव ल्योरिंग मैन टू हिज डूम। आंसर करिए दोस्तों, 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि विच पोएम ऑफ जॉन कीट्स हैज द थीम ऑफ फैटल मैजिकल लव ल्योरिंग मैन टू हिज डूम। तो दोस्तों ला बेल डेम्सन्स मर्सी पोएम को याद करिए। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ला बेल डेम्सन्स मर्सी एक बैलेड है, ध्यान रखिएगा। बैलेड ला बेल डेम्सन्स मर्सी 1820 में पब्लिश हुई, 1819 में लिखी गई। By John Keats has the theme of a fatal magical love luring a man to his doom. The poem is considered on English classical, stereotypical of other of Keats' works. It avoids simplicity in interpretation despite simplicity of structure at only a short 12 stanzas of only 4 lines each. 12 स्टेंजा हैं दोस्तों और 4 लाइन ईच, तो 12 चौको 48 लाइनें। With a simple ABCB rhyme scheme, the poem is monthless, full of enigmas, and has been the subject of numerous interpretations. Question number 79 is on your screen. Read the following lines of poem and answer the questions that follows. Yes, I must pass them for a nobler life, where I may find agonies, the strife of human hearts. Which characteristics of the poet's creation do you find in these lines? तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दोस्तों हम पाते हैं लाइनों में? 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमैनिटेरियन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ह्यूमैनिटेरियन इज द राइट आंसर। The strife of human hearts indicates the humanitarian characteristic of the poet's creation.
द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम कीट्स स्लीप एंड पोएट्री, हेंस ऑप्शन बी। दोस्तों ये लाइनें स्लीप एंड पोएट्री नामक वर्क से हैं जॉन कीट्स के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। इन विच ऑफ हिज ओड कीट्स वंडर्स डू आई मेक और स्लीप, सोऊं या जागूं, वॉज इट अ विजन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग किया करिए दोस्तों। सी, ओड टू नाइटिंगेल। ये पोयम इन्होंने अपने ब्रदर टॉम की डेथ के बाद लिखी थी और इसको इन्होंने एक ही दिन में 2 ही 3 घंटे में कंप्लीट कर दिया था। तो दिस इज द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ कीट्स। ओड टू नाइटिंगेल की ये कंक्लूडिंग लाइन है। इट डिस्क्राइब्स अ सीरीज ऑफ conflicts between reality and the romantic ideal of uniting with nature. Question number 81, very important question. Here lies one whose name was written in water. यहाँ वो लेटा है जिसका नाम पानी में लिखा गया। तो who is here spoken of? कीट्स की बात हो रही है। 81 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स। डी इज द राइट ऑप्शन। तो डी दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। These words are inscribed on the epitaph of Keats. Keats spokes, "Here lies one whose name was written in water." These words are inscribed on the epitaph of Keats. This grave contains all that was moral or mortal of a young English poet who, on his deathbed, in the bitterness of his heart, at the malicious power of his enemies, desired these words to be engraved on his tombstone. तो दोस्तों कीट्स की इच्छा थी कि उनकी कब्र पे कोई भी डेट नाम न लिखा जाए, बस उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था कि हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन इन वाटर। ये स्टेटमेंट उनकी कब्र पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 82 इज ऑन योर स्क्रीन। विच वॉल्यूम ऑफ पोएट्री बाय कीट्स कंटेन्ड द पोएम हाइपेरियन। तो बताइए विच वॉल्यूम ऑफ पोएट्री बाय कीट्स कंटेन्ड द पोएम हाइपेरियन। कौन से पोएट्री के कौन से वॉल्यूम में कीट्स की जो पोएम हाइपेरियन है वो कंटेंट है? तो 82 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। थर्ड वॉल्यूम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वॉल्यूम इज द राइट आंसर। In 1820, a third volume containing Lamia, Hyperion, and others had been published. Hyperion is an abandoned epic poem by English romantic poet John Keats. It is based on Titanomachia and tells of the despair of the Titans after their fall to the Olympians. तो हाइपेरियन दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट से प्रभावित है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कौन सा वर्क पैराडाइज लॉस्ट से कीट्स का प्रभावित है? तो हाइपेरियन। क्वेश्चन नंबर 83 इज ऑन योर स्क्रीन। कीट्स वॉज अ विक्टिम ऑफ रैप ऑन द नकल्स, द अंडरलाइन इडियम डिनोट्स। तो रैप ऑन द नकल्स का मतलब दोस्तों क्या होगा? 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेवर क्रिटिसिज्म, बहुत अधिक आलोचना होना। सेवर क्रिटिसिज्म। Keats was a victim of rap on the knuckles. This idiom denotes severe criticism. A rap on the knuckles is a mild rebuke. A scolding, rebuke मतलब डांटना, mild मतलब हल्का, a scolding, a reprimand. The expression a rap on the knuckles is used when the punishment being discussed is not terribly severe. तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84 अभी मैंने आपको बताया भी था ये। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द नेम ऑफ द ऑथर ऑन हुज ग्रेव द वर्ड्स ही चूज हिमसेल्फ आर कार्व्ड। ये कीट्स ने खुद ये शब्द चुने थे कि उनकी कब्र पे लिखे जाएं। हियर इज वन हुज नेम इज रिटन इन वाटर। हियर लाइज वन, यहाँ वो लेटा हुआ है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में हियर इज वन लिख दिया है, कोई बात नहीं है, कीट्स की बात है। तो ऑप्शन सी, जॉन कीट्स इज द राइट आंसर। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। जॉन कीट्स डाइड ऑन 23 फरवरी 1821
at the age of 25 years and 4 months only. He was buried in the Protestant cemetery, Rome, Italy. इटली के रोम में ये प्रोटेस्टेंट सेमेट्री में, कब्रिस्तान में, वहाँ पे ये दफन है। 25 साल 4 महीने ये जिए। तो ऑप्शन में कभी कभी इनके डेथ के बारे में क्वेश्चन आता है, 25 26 दोनों अगर दिया है, ठीक है दोस्तों, तो कंप्लीट 25 ईयर्स ही माने जाते हैं, क्योंकि 26 वाले ईयर में इनकी डेथ हो गई थी, इन्होंने 26 कंप्लीट नहीं किए थे। तो दोनों ऑप्शन है तो 25 के साथ जाइए, वरना फिर अगर 25 को छोड़कर 26 है तो 26 के साथ जाइएगा। Keats requested that only the phrase "Here lies one whose name was written in water" be inscribed on his tombstone. तो कीट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी कब्र पे मेरा नाम पता कुछ न लिखा जाए, बस केवल ये स्टेटमेंट लिख दिया जाए। तो उन्होंने अपने जीते जी ही ये बात कह दी थी। क्वेश्चन नंबर 85 इज ऑन योर स्क्रीन। फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड इट? किस चीज के लिए इनके पास लाइसेंस था लेकिन इन्होंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की? तो ये मेडिकल प्रोफेशन में थे, फार्मासिस्ट ऑब्लिक अपोथेकेरी। तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक सर्जन हैमॉन्ड के पास प्रैक्टिस भी किए थे, लेकिन उनका मन मेडिकल लाइन में नहीं लगा। एडमॉन्टन, सर्जन एट एडमॉन्टन के पास। Pharmacist profession, John Keats had license but never practiced it. In 1811, John Keats became an apprentice to a surgeon at Edmonton में एक सर्जन के पास उन्होंने अप्रेंटिस भी की थी। But in July 1815, under the influence of Cowden Leigh Hunt, Keats dropped the medical profession and devoted himself to poetry. तो कीट्स का मन मेडिकल लाइन में नहीं लगा और उन्होंने इसको छोड़कर पोइट्री की ओर जाने का निश्चय किया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं दोस्तों। आप लोग आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में किया करिए, ताकि आपको पता रहे, चलता रहे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। Which of the following books was translated by John Keats? इनमें से कौन सी बुक जॉन कीट्स के द्वारा ट्रांसलेट की गई? तो 86 का दोस्तों करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। तो एनीड, ध्यान रखिए, एनीड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो एनीड को कीट्स ने ट्रांसलेट किया। Keats translated most of the Aeneid and continued learning French. He later wrote tempting not only as a realm of idealistic romance, but also of a beauty that enlarges our imaginative sympathies. Question number 87 is on your screen. What caused जॉन कीट्स डेथ? तो जॉन कीट की डेथ का कारण क्या बना? अभी दोस्तों मैंने बताया था, वहां पे ऑप्शन में कंजम्पशन था, यहाँ कंजम्पशन ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ ट्यूबरकुलोसिस दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ट्यूबरकुलोसिस या कंजम्पशन दोनों दिया रहता है कभी कभी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी भी कहते हैं। 200 years ago on 23 February 1821, John Keats died. He had suffered from tuberculosis since early 1820 and after months of distress and pain, finally succumbed to the disease at the age of just 25. दोस्तों पहले ट्यूबरकुलोसिस का इलाज जल्दी नहीं हो पाता था, अब तो साइंस बहुत आगे बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 88 इज ऑन योर स्क्रीन। Who said Keats was a Greek? ये किसने कहा कीट्स वॉज अ ग्रीक? ये बात उनके फ्रेंड शैली ने कही थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पीबी शैली, पर्सी बीसी शैली ने बात कही थी। Keats in this poem has conveyed the idea of the permanence of art and the mutability of life. Thus, from the study of all the above mentioned poems, it is clear that Keats was a Hellenist, and hence he had
aptly been called the Greek by his friend and contemporary पीबी शैली। पीबी शैली इनके समकालीन भी थे और इनके फ्रेंड भी थे। चलते हैं 89 की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 इज ऑन योर स्क्रीन। द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कीट्स पोएट्री इज, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंसुअसनेस दोस्तों माना जाता है इनका। तो 89 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर सी, सेंसुअस इज द राइट ऑप्शन। द पोएट्री ऑफ कीट्स is characterized by sensuous uses of language. The sensuousness of Keats is a striking characteristic of his entire poetry. Sensuousness is that quality. Sensuousness is that quality in poetry which is derived from or affects the sense of sight, hearing, touch, smell, and taste. Question number 90. Which of the following poets does not belong to the Lake School? तो लेक स्कूल से कौन सा पोएट बिलोंग नहीं करता है? तो पता है दोस्तों आपको लेक पोएट कौन कौन थे? वर्ड्सवर्थ थे, कॉलरिज थे और रॉबर्ट साउदी थे। तो यहाँ पे कीट्स बिलोंग नहीं करते हैं। 90 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जॉन कीट्स नहीं इसमें बिलोंग करेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Lake poets are William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge in short, S.T. Coleridge, and Robert Southey, who lived in the English Lake District of Cumberland and Westmoreland at the beginning of the 19th century. तो क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। Which work was described by Keats as a feverish attempt rather than a deed accomplished? तो 91 का दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइपेरियन इज द राइट आंसर। हाइपेरियन इज द राइट आंसर। हाइपेरियन वाज डिस्क्राइब्ड बाय कीट्स एज अ फेवरिश अटेम्प्ट रेदर देन अ डीड अकम्प्लिश्ड। हाइपेरियन इज एन abandoned epic poem by John Keats. It is based on the Titanomachia and tells of the despair of the Titans after their fall to the ओलंपियंस। तो 91 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन डिड कीट्स डाई? तो 1821 में कीट्स की डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 25 ईयर 4 मंथ्स। जॉन कीट्स वाज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1795 and died on 23 February 1821 in Rome at the age of 25 and 4 months. Keats dropped the first stanza of one of his ode. It was from. तो कीट्स ने अपनी किस ओड का पहला स्टेंजा ड्रॉप किया था? तो 93 का दोस्तों करेक्ट आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, ओड टू मेलनकोली इज द राइट आंसर। ओड टू मेलनकोली का इन्होंने फर्स्ट स्टेंजा ड्रॉप कर दिया था। Keats dropped the first stanza of one of his odes, which was Ode to Melancholy. Ode to Melancholy contains references to classical themes, characters, and places such as Psyche, Lethe, and Proserpine. This ode speaks directly to the reader rather than to an object or an emotion. The poem is the shortest of the odes Keats wrote in 1819 with only 3 stanzas. The original first stanza was removed before its publication in 1820. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओड टू मेलनकोली का पहला ओरिजिनल स्टेंजा रिमूव कर दिया गया था और ये 1820 में 1820 में पब्लिश हुई। क्वेश्चन नंबर 94 इज ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। Here lies one, which poem of Keats has the following lines? Hard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, ye soft pipes play on. जो चीज़ें सुनी होती है तो मधुर होती, जो नहीं सुनी होती वो और भी अधिक मधुर होती हैं। तो ओड ऑन ग्रेसियन अर्न की ये लाइन्स हैं दोस्तों। ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। These lines are from John Keats' Ode on a Grecian Urn. It is an example of Keats arguing that the power of thought
the imagination and anticipation is often greater than the act itself. Question number 95 is on your screen. For whom Keats used the term egotistical sublime? इगोटिस्टिकल सबलाइम किसके लिए यूज किया था? वर्ड्सवर्थ के लिए यूज किया था. ऑप्शन डी, वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर. Keats, the great romantic who coined the phrase egotistical sublime as a censure against William Wordsworth in his 1818 letter to Woodhouse. Question number 96. Which of these is not a work by John Keats? इनमें से कौन सा वर्क जॉन कीट्स का नहीं है? तो ओड टू ऑटम है, द पॉट ऑफ बासिल है, इसाबेला है. तो ऑप्शन बी टू नाइट नहीं होगा दोस्तों. 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू नाइट इज द नॉट वर्क ऑफ जॉन कीट्स. टू नाइट इज नॉट अ वर्क बाय जॉन कीट्स. टू नाइट इज अ पोएम रिटन बाय पी.बी. शैली and this poem somewhat personifies night. Shelley is wishing that night will come and cover all the lands with its beauty, so it can bring his dreams of joy and fear. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर. उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू नाइट. F. Scott Fitzgerald was a great admirer of the poetry of John Keats, so much so that he named one of his novels with a line from one of the poems of Keats. Which poem was it? तो एफ स्कॉट फिट्जराल्ड कीट के बहुत बड़े एडमायरर थे इनकी पोइट्री के, और उन्होंने इनकी पोइट्री से प्रभावित होकर अपने एक नावल का नाम इनकी पोइट्री की लाइन से लिया है. तो बताइए दोस्तों, करेक्ट 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओड टू नाइटिंगेल से इन्होंने वो लाइन्स नाम रखा है. 97 का चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर. टेंडर इज द नाइट 1934. Fitzgerald's last novel takes its title from a line in Ode to a Nightingale, and one of the few surviving recordings of Fitzgerald's voice is of him reciting lines from the same poem. क्वेश्चन नंबर 98. विच इज जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम? तो जॉन कीट्स की पहली पोएम दोस्तों बताइए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. विच इज जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम? तो फर्स्ट पोएम इनकी एक सोनेट थी, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर 1816 was John Keats' first poem. The poem is a Petrarchan sonnet divided into an octave of 8 lines and sestet of 6 lines with a rhyme scheme of AB, ABBA, ABBA, CD, CD, CD. Question number 99. ABBA, 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 Kadak, DCD. कड़क डकड़. अब्बा अब्बा कड़क डकड़ याद रखिए. ए बी बी ए, अब्बा अब्बा, सी डी सी कड़क और डी सी डी डकड़, कड़क डकड़. 99. Endymion by Keats is the story of a young shepherd loved by the moon goddess Cynthia. Keats took the story from. तो Keats ने दोस्तों ये स्टोरी कहाँ से ली है? तो एंडाइमियन एक ग्रीक यूथ था और मून गॉडेस सिंथिया से प्यार करता था. तो 99 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए आप सभी लोग ऑप्शन में. तो ये ग्रीक मिथोलॉजी पे स्टोरी ली गई है. ग्रीक मिथोलॉजी से इन्होंने स्टोरी ली है. In Greek mythology, Endymion, an ancient Greek, was variously a handsome Aeolian shepherd, hunter or king who is said to rule and live at Olympia in Elis. Keats took his story from it in his Endymion. 1817 में दोस्तों लिखी गई और 1818 में पब्लिश हुई. To some of his contemporaries, he appeared as a member of the Cockney School of Poetry. Who is he? तो इनके कुछ कंटेम्प्रेरीज ही अपीयर में इन्होंने ये
कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री से माने जाते हैं। तो 100 का कौन सा हो जाएगा? कीट्स हो जाएगा दोस्तों, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री से के मेंबर माने जाते हैं। कीट्स बिलोंग टू व्हाट इज डिसाइसिवली कॉल्ड द कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री ऑफ विच ले हंट वाज द चीफ। और कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री के चीफ कौन थे? तो ले हंट इसके चीफ थे। टोटल दोस्तों हम लोग 111 क्वेश्चन करेंगे, 101 पे आ गए हैं। Who said my heart aches and a drowsy numbness pains? तो दोस्तों ये किसने कहा था? कीट्स ने कहा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कीट्स ने अपनी पोयम ओड टू नाइटिंगेल में ये कहा था। These lines are the opening lines of Ode to a Nightingale by Keats, written in May 1819. It was first published in Annals of the Fine Arts. This poem describes a series of conflict between reality and the romantic ideal of uniting with nature. Question number 102 is on your screen. Who said about Keats? He is with Shakespeare. ये किसने कहा था कि वो शेक्सपियर के साथ है? तो ये अर्नोल्ड ने कहा था। ऑप्शन डी, मैथ्यू अर्नोल्ड इज द राइट आंसर। मैथ्यू अर्नोल्ड said these about Keats. 103 is on your screen. Keats' poetry is abundantly and enchantingly sensuous. Who had made this comment about the poetry of Keats? तो 103 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कमेंट दोस्तों किसने किया था? नन देन अदर मैथ्यू अर्नोल्ड। ऑप्शन नंबर ए, मैथ्यू अर्नोल्ड is the right answer. Keats was a sensuous poet. He has given great importance to the senses. This particular trait coerced Matthew Arnold to write something about his sensuousness. This line has been taken from Matthew Arnold's A Sage in Criticism. क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अ लॉन्ग रोमांस एंटाइटल्ड एंडाइमियन इज रिटन बाय। तो एंडाइमियन दोस्तों किसने लिखा है? कीट्स ने लिखा है। जॉन कीट्स इज द राइट ऑप्शन। एंडाइमियन इज अ पोएम बाय जॉन कीट्स, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1818. It begins with the line, "A thing of beauty is a joy forever." Endymion is written in rhyming couplets. हीरोइक कपलेट में दोस्तों लिखी गई iambic pentameter, ध्यान रखिएगा। और ये एंडाइमियन थॉमस चैटरटन को डेडिकेटेड है। जॉन कीट्स वॉज तो जॉन कीट्स दोस्तों एक हेलेनिस्टिक पोएट माने जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हेलेनिस्टिक पोएट माने जाते हैं। जॉन कीट्स 31 अक्टूबर 1795, 23 फरवरी 1821 was an English romantic poet as well as a Hellenistic poet. ध्यान रखिएगा कि दोस्तों अगर जो रोमांटिक पोएट भी थे ये और हेलेनिस्टिक पोएट भी माने जाते हैं तो दो में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर दोनों दे देगा तो बोथ लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 106 इज ऑन योर स्क्रीन। इन द फॉल ऑफ हाइपेरियन a dream Keats sees a ladder leading to upwards and is addressed by a prophetess in the following words. None can usurp this height. दोस्तों बिजली कड़क रही है बहुत तेज से क्योंकि बारिश का माहौल है। But those to whom the miseries of the world are misery and will not let them rest. Who is the prophetess? तो 106 का दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, मोनेटा इज द राइट ऑप्शन। कौन प्रॉफिट है? हु इज द प्रॉफिटेस? मोनेटा। Keats composed the fall of Hyperion by reworking, expanding, and personally narrating lines from his earliest fragmented Hyperion. Prophetess Moneta challenged the poet to climb the stairs. Question number 107 is on your screen. Keats' La Belle Dame Sans Mercy combines two poetic forms. दो पोएटिक फॉर्म्स माना जाता है, तो कौन कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, यूजीसी में आया दोस्तों ये क्वेश्चन है। 107 में बताइए क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट कभी कभी इसको लिरिक भी माना जाता है और बैलेड भी माना जाता है। तो ध्यान रखिए, लिरिक और बैलेड यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ है? ऑप्शन सी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिरिक और बैलेड दोनों कभी कभी माना जाता है, लेकिन है ये बैलेड। ला बेल डेम सेंस मर्सी इज रिटन इन 1819 बाय जॉन कीट्स इन ABCB राइमिंग स्कीम।
व्हाट इज द क्लोजिंग लाइन ऑफ कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल? तो ओड टू अ नाइटिंगेल की क्लोजिंग लाइन है कि फ्लड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप। इसके पहले दोस्तों एक लाइन है, वॉज इट अ विजन, क्या ये कोई सपना था, आर अ वेकिंग ड्रीम, या फिर जागता हुआ सपना। फ्लड इज दैट म्यूजिक, वो संगीत उड़ गया, यानी को नाइटिंगेल पक्षी उड़ गया। डू आई वेक और स्लीप, अब मैं जागूं या सोऊं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी लाइन है। द क्लोजिंग लाइन ऑफ कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल इज फ्लड दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप। द पोएम written either in the garden of the poem written in the either in the garden of the question number 108। तो 108 का दोस्तों देख लेते हैं। द क्लोजिंग लाइन ऑफ कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल इज फ्लड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप। दिस पोयम, ये दोस्तों दिस लिखा हुआ है, दिस पोयम रिटन आइदर इन द गार्डन ऑफ द स्पेनियर्ड्स, लिखा है SPANIARDS, स्पेनियर्ड्स इन एन हैम्स्टीड लंदन, और अकॉर्डिंग टू फ्रेंड चार्ल्स लिखा हुआ है दोस्तों, FRIEND, फ्रेंड चार्ल्स, FRIEND, फ्रेंड, CHARLES, फ्रेंड चार्ल्स। Armitage Brown under plum tree in the garden of Keats' house at Wentworth Place, also in Hampstead. According to Brown, a nightingale had built, लिखा हुआ its nest, BUILT, built, NEST, nest, built nest, built nest, built its nest near the house Keats and Brown shared. In the spring of 1819, inspired by bird song, Keats composed the poem in one day. इन वन डे क्या दोस्तों, 2-3 आवर्स में इन्होंने ये पोएम कंप्लीट कर दी थी। तो 108 के बाद चलते हैं 109 की ओर। टोटल 111 है दोस्तों इसमें। What term does Keats use for the Grecian urn? तो ग्रेसियन अर्न के लिए सिल्वियन हिस्टोरियन यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिल्वियन हिस्टोरियन। यहाँ पे केवल हिस्टोरियन दिया हुआ है। The term Sylvan historian was used by John Keats for the Grecian urn. This line makes clear, though faster child of silence and so time Sylvan historian who can't thus express. Hence option D is correct. देखिए दोस्तों यहाँ नीचे दिया हुआ Sylvan historian। 110 is on your screen. Dash said beauty is truth, truth beauty. Note to a Grecian urn में कीट्स ने कहा था कि सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है। कलश की सुंदरता, ग्रीक कलश की सुंदर, ग्रीक चित्रकारी की सुंदरता की तारीफ करते हुए। Ode to a Grecian urn is a fine ode written by English romantic poet John Keats. The final lines of the poem declare that beauty is truth, truth beauty. That is all. It shows optimistic point of view। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। What would help a reader recognize Keats' to Autumn as a poem from the Romantic period? तो 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स लेविश नेचुरल इमेजरी, इट्स लेविश नेचुरल इमेजरी। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टू ऑटम वाज कंपोज्ड ऑन 1819 एंड पब्लिश्ड इन 1820। दोस्तों कीट्स की सारी ओड्स ही 1819 में आई थी, ध्यान रखिएगा। इन अ वॉल्यूम ऑफ कीट्स पोएट्री दैट इंक्लूडेड लेमिया द सर्पेंट वुमेन एंड द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ये दोनों दोस्तों लॉन्ग नरेटिव पोएम है, ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं। कीट्स वॉज अ ग्रीक हु सेड, शैली ने कहा, वेयर वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअलाइज्ड एंड शैली इंटेलेक्चुअलाइजेस नेचर, कीट्स इज कॉन्टेंट टू एक्सप्रेस हर थ्रू द सेंसेस, व्हिच कमेंट इज दिस? तो कॉम्पटन रिकेट का कमेंट है। लेमिया इज बेस्ड ऑन बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलनकोली पे बेस्ड है। दो वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, इमॉर्टल बर्ड, नो हंग्री जनरेशन ट्रेड दी डाउन, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? तो कीट्स की ओड टू नाइटिंगेल में लाइन आती है।
His father was a livery stable keeper. He had a license to practice as a pharmacist but preferred to be a poet. He won one prize for translating the first book of Virgil's Aeneid. The poet is John Keats. Which romantic poet interprets this grave contains all that was mortal of a young English poet who on his deathbed in the bitterness of his heart at the malicious power of his enemies desired these words to be engraved on his tombstone. Here lies one whose name was written in water. यहाँ वो लेटा हुआ जिसका नाम पानी में लिखा गया। तो दोस्तों इसी के साथ हमने जॉन कीट्स की सीरीज को आज फिनिश कर लिया और टोटल हमने इसमें 111 क्वेश्चन कंप्लीट किए। और इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट राइटर स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट राइटर में हमारे पास चार्ल्स लैम्ब एक अच्छे प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट माने जाते हैं। इनको कंप्लीट करेंगे हम दोस्तों। टोटल पीजीटी के 17 राइटर के प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और 9-10 मई को आपका पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम है। जी तोड़ मेहनत करिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर एट वंस। मौके बार बार नहीं मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार मेरे साथ पढ़ते रहिए। जिनका एलटी ग्रेड का मेंस का फॉर्म दोस्तों क्वालिफाई हुआ है, 16 मार्च लास्ट डेट है सबमिट करने की और 23 मार्च बाई पोस्ट भेजने की भी है। तो उसमें भी डिले मत करिए, उसको फटाफट भेज दीजिए क्योंकि पहुंचने में भी टाइम लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो